पहले तो माजरत, मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। COP29 जैसा कि आपको पता है कि बाकू में शुरू हो रही है क्लाइमेट चेंज पे 11 से 22 तक, और मैं चूँकि उसकी इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हूँ, तो उसकी जो प्रेपरेशन है उसकी एक मीटिंग की वजह से थोड़ी ताख़ीर होगी मुझे ज्वाइन करने में। और ये कॉन्फ्रेंस जो कि सारे दोस्त बड़ा रेगुलर उसमें शिरकत फरमाते हैं, आपको पता है दिसंबर में होती थी, इसको नवंबर में करने की वजह ही यही है कि हम इसको कॉप से पहले करना चाह रहे हैं, ताकि जो बाकू में जो भी डिस्कशन होनी है पाकिस्तान से कलेक्टिव जो है विजडम और जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाकू वाली मीटिंग का हिस्सा बन सके। तो यही वजह है कि हमने इसको जो है नवंबर के पहले हफ्ते में लेके आए अपने कैलेंडर को चेंज करते हुए कि ये एक पर्पसफुल बन सके। अब इसका जो टाइटल है और उस पर साजिद साहब के साथ में बात कर ली होगी, ज़्यादा तफसील में नहीं मैं जाऊँगा, लेकिन जब हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेजिलिटी फ्रॉम फ्रेजिलिटी टू रेजिलियंस, तो देखिए 2024 और उससे पहले वाले सालों में दुनिया में जो कुछ गलत हो सकता था वो गलत हो गया। कोई नहीं सोच सकता था कि एक जंग छिड़ जाएगी यूरोप में, या मशरक़ वस्ता में एक मुकम्मल जंग हो जाएगी, इसराइल ईरान एक दूसरे पे डायरेक्टली अटैक कर रहे होंगे। क्लाइमेट चेंज जो है ये सिर्फ गरीब मुल्कों का मसला नहीं रहेगी, इससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी उतने मुतासर हो रहे होंगे जितना कि मेरा बदीन ठट्ठा या पंजूर होता है। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, महंगाई जिसने पूरी दुनिया को जकड़े रखा पिछले 2 सालों में, तो कोविड के बाद एकदम से ये जो चीज़ें थी इन्होंने दुनिया को ग्रिप में लिया, इन्होंने खत्ते को ग्रिप में लिया, और इन्होंने पाकिस्तान जैसी मईशतों पे एक उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाला। तो हम कह रहे हैं कि जी इस सारे के बावजूद पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं ये रेजिलियंट कौमें हैं। हम वल्नरेबल हैं लेकिन हम रेजिलियंट हैं। अगर आप सैलाबी को देखें तो जो आलमी इमदाद की जितनी कमिटमेंट हमारे साथ हुई जिनीवा में, जो लोग इकॉनमी को कवर करते हैं उनको पता है कि उसका 1/4 जो है वो भी पाकिस्तान को पिछले 2 सालों में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सैलाबज़दा इलाकों में जाएं तो अगर वहाँ पे ज़िंदगी कोई 30% भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि $30 बिलियन का जो नुकसान का तखमीना था, कम से कम कुछ $7-8 बिलियन तो मेरी कम्युनिटीज़ और हमारे अपने लोकल रिसोर्सेज और हमारी अपनी हुकूमतें जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर बैठी हैं। तो ये रेजिलियंस है जो कि हम जिसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से एक और जो हम टॉपिक जिस पे बात करना चाह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में वो बढ़ते हुए कर्जे हैं। देखिए कर्ज़ों की वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे, हम क्लाइमेट रेजिलियंस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और जब फिर क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जब खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत आती है तो फिर हमारा और कर्जे लेके उसकी हमें रिकवरी और उसका रिलीफ करना होता है। तो ये तो विशियस साइकिल है जो चलता जाएगा। तो हम इसको डेट को चैलेंज कर रहे हैं, और डेट जस्टिस जो है उस पर हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन हम जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं इंटरनेशनल अदारों को कि जो कर्ज़ों से जकड़ी हुई जो ममालिक हैं, ये जो क्राइसिस जिनके मैंने जिक्र किए इनकी वजह से ये हमारी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। तो इस पे हमने लेके आएंगे कुछ इंटरनेशनल स्पीकर, कुछ यूनाइटेड नेशन के जो कुछ इनोवेटिव इस पे अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। एक और पैनल है जिसमें कि हमने वर्ल्ड बैंक, IMF और UNDP के हेड्स को कहा है कि वो बैठें और वो हमारे साथ बैठ के बात करें कि ये सारे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट अदारे हैं ये हमें जो तरक्की का नुस्खा दे रहे हैं, अगर उससे आवाम खुशहाल नहीं हो पा रही या उससे कोई सूरत हाल नहीं बदल रही, तो ये हमारा फॉल्ट है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फॉल्ट है या उनके नुस्खे का फॉल्ट है। तो उस पर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह से एनर्जी पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी IPP समेत, और रिन्यूएबल एनर्जी पे, एग्रीकल्चर पे बात कर रहे होंगे कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे आगे लेके चलना है, बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर का पोटेंशियल क्या है। इसी तरीके से हेल्थ पे, टबैको कंट्रोल पे, जो नॉन स्मोकिंग प्रोडक्ट है। अब देखिए कि इस वक्त जो मेरी उम्र के जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सबका
जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही होता है कि हमारे टीनेजर बच्चे जो है वो दानसाफ्ता ड्रग्स की तरफ या वो सिगरेट्स की तरफ ना लग जाएं। हमारे ज़माने में तो होता था कि तम्बाकू की स्मेल आती थी, वालिदैन वही पकड़ लेते थे। अब जो नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं USB की शक्ल की, जो वेब्स आ गए हैं और जगह जगह आ गए, उसमें तो आप कहीं पे चेक भी नहीं रख सकते। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। आप किसी भी मरकज़ में चले जाएं, उतने वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है जितनी नॉन स्मोकिंग टबैको प्रोडक्ट्स की आउटलेट्स हैं, और वहाँ पे कोई भी जाके किसी भी तरह का वेब हासिल कर सकता है, क्योंकि ये एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। तो उसको हम हाईलाइट कर रहे होंगे और हम चाहेंगे कि हुकूमत इसको तवज्जो दे। मेरी 2-3 स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात हुई, वो कहते हैं जी कि बच्चा ज्योमेट्री बॉक्स में अगर ये लेके आ जाए या वो कंप्यूटर बैग में लेके आ जाए वेब, तो नो वन कैन डिटेक्ट कि USB है या वो वेब है। इतनी छोटी सी वो डिवाइस है, उसको आप नहीं पकड़ सकते। तो ये हमारा फ्यूचर है जिसको कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, खा वो मनुष्य से ताल्लुक़ रखते हो, वो माहौल से ताल्लुक़ रखते हो, समाजी मसाइल से ताल्लुक़ रखते हो, उन सब पे बात करेंगे। और आप सब के लिए जो मेरी एक इन्विटेशन है वो ज़ैनब बताएंगी। ज़ैनब एक म्यूज़िकल नाइट भी शायद आप कर रही हैं, उस पर आप सब अपनी फैमिलीज के साथ इनवाइटेड है। एक बड़े मशहूर सिंगर को हम इनवाइट कर रहे हैं। तो दिन को तो आप अपने अपने बीट के जो भी आपके इंटरेस्ट के हों सेशन, उनको आए कवर करें ना करें, लेकिन वो जो म्यूजिकल इवनिंग है उस पर आप लोग तशरीफ लाइए। सिंगर का नाम भी बता दें ताकि मुताबिक जी ज़ैनब को पता है कि वो मैं बिठा सकूं, तो मेरे लिए वो कामयाबी है कि अपोजिशन भी हो, वहाँ पे हुकूमत भी हो, वहाँ पे वफाक भी हो, वहाँ पे सूबे भी हो, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी हो, वहाँ पे आपके सेनेटर्स भी हों, MNAs भी हों, जजेस भी हों, स्टूडेंट्स भी हों, मीडिया भी हो, सिविल सोसाइटी भी हो, आम शहरी भी हो। अल्लाह करे अगर ये इसी तरह से चलता रहे, ताकि मुआशरे में जो हम एक दूसरे पे एतमाद करना छोड़ गए हैं, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, उसको कम किया जा सके। तो ये तो मोर द मैरियर, जितनी ज़्यादा इस पर एफर्ट हो सके। आज हमारी वक्त की ज़रूरत ये है कि हम आपस में अपने जो भी अकायद, जो भी नज़रियात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि सब लोग इकट्ठे बैठने को तैयार हो जाए। इंडिया से एक स्पीकर आ रहे हैं, तो वो यकीनन आपको बता रहे होंगे कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे इस पर क्या मुज़म्मरात हैं, कैसे इस पर काबू पाया जा रहा है, ताकि ये मसला जो है, जब हम स्मॉग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश है, हमारी डिमांड ही नहीं, ये दोनों तरफ ऐसा ही है। तो इसीलिए हम वहाँ से इंडिया से इन पर्सन स्पीकर को यहाँ पे बुला रहे हैं। साउथ एशियन कंट्री से कितने स्पीकर हैं? हमारे पास श्रीलंका से स्पीकर हैं, हमारे पास नेपाल से स्पीकर हैं, हमारे पास इंडिया से स्पीकर हैं, हमारे पास बांग्लादेश से ऑनलाइन स्पीकर हैं, और भूटान से स्पीकर हैं। उसके अलावा जो हमारे यूजुअल यूरोपियन ममालिक के और नॉर्थ अमेरिका के वो तो नहीं हैं, चाइना से स्पीकर हैं। तो हमेशा की तरह तकरीबन 20 से 24 ममालिक के जो इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। बताया कि पॉलिसी साज अदारों तक हमने अपनी बात पहुंचानी होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी पॉलिसीज़ आए रोज़ बनती हैं और इतनी अच्छी बनती हैं कि शायद इंटरनेशनल लोग भी परेशान हो जाते हों कि ये कहाँ से इतना वो करते हैं, साइंटिफिक डेटा कहाँ से लाते हैं सारा कुछ। लेकिन अभी तक भी जो रोद कोइयाँ हैं उनके जो रेत उसमें मिक्स होती है, और जो सारे सैलाब हैं रोद कोइयों के सैलाब हैं, असल सैलाब आ गया तो पता नहीं क्या बनेगा। अमली सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए, उसका कुछ पैरामीटर्स बताएं। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे प्रोविंशियल जो इम्प्लीमेंटर्स हैं वो भी होंगे, इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, और इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज भी होंगी, आप भी होंगे और मेरे जैसे लोग भी होंगे जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वहाँ पे मिल बैठ के ये जो साइलोज में बात होती है ये रुक सके। तो वहाँ पे अगर एक ब्यूरोक्रेट आके कुछ दावा करेगा और आप उसको चैलेंज करेंगी वहाँ पे, तो जाहिर है कि आपके पास एक मौका है। वहीं पे अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बैठा होगा नुमाइंदा
अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो वो उसका जवाब देंगे, और अगर पता चलेगा कि नहीं IMF या IDB ने हमें नुस्खा गलत बताया तो वो भी वहाँ पे बैठे होंगे। तो इसीलिए हम ये सारा कट करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हों